हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहा है इंडियन पॉलिटी और एंड गवर्नमेंट का, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इंडियन पॉलिटी का जो हमारा तीसरा सीरीज है वो हमारा आज में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेनली हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखिए, जो हमारा एमसीक्यू वाला सीरीज है इसमें हम टॉपिक वाइज जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो था हिस्ट्री का। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एशियन हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर हम सिर्फ हिस्ट्री की ही बात करें तो टोटल हमने हिस्ट्री में 556 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। वो क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछे गए थे। अभी हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है। इंडियन पॉलिटी भी है जो है हमारा, वो 4 सीरीज में डिवाइडेड है। पहला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा था हमारा पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने टोटल 38 क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन पॉलिटी सिस्टम में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी जो हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया और वर्ल्ड का चल रहा है, या आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट मान के चलिए, इसमें हमने टोटल 132 क्वेश्चन डिस्कस किए, वो भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ सीरीज चलेगा जुडिशरी एंड लीगल राइट का चलेगा। इसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जब यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम यूनिट 3 या यूनिट 4 स्टार्ट कर लेंगे। उससे पहले हमारी जो एनसीईआरटी पेंडिंग रह गई है इकोनॉमिक्स की, उसको कंप्लीट करने के बाद हम अपना जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के यूनिट को इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक गाइडेंस, मतलब आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गाइडेंस के लिए। जैसे कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करते हैं सिलेबस के बाद, तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप अगर सोचते हो कि जितने भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब उन्होंने क्लियर किया, तो ये ट्रुथ नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा क्या है, लेंदी है। वो क्या करते हैं, सिलेबस एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करते हैं, उसके बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न से निकाले जा रहे हैं और कहाँ से निकाले जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से निकाले जाते हैं। इसलिए आप मोस्टली अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू को देखो या उनके गाइडेंस को फॉलो करो तो वो मेनली पहला यही कहते हैं कि आप सिलेबस एनालाइज करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर एनालाइज करें। अब देखिए, यहाँ पे हम यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ ये यूपीएससी के ही लिए इम्पोर्टेंट है। जी नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए मेन चीज रहता है क्वेश्चन सेम नहीं रहते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी देख लो तो हर एक एग्जाम में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप हिस्ट्री पूछ लो, जियोग्राफी देख लो, इकोनॉमिक्स जो पूछे जाते हैं वो मेनली करंट अफेयर के बेस पे पूछ लिए जाते हैं, या कई बार जो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन भी होते हैं मैप के रिगार्डिंग में, वो भी कई बार करंट अफेयर के बेस पे ही पूछे जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ ये हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो सभी एग्जाम के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। आज हमारा इंडियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का 24th लेक्चर है और आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना सेकेंड यूनिट का फोर्थ सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा जुडिशरी एंड लीगल राइट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या प्राइम मेंबरशिप किन के प्राइम मेंबरशिप के ड्यूरेशंस में किया गया था। आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। एक चीज याद रखिएगा, जो 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया गया तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। तो देखिए, अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 105 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो आपको क्या है, पूरे 105, अब देखिए
ये क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आया, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करंट में रहा ही होगा, जिसके बेस पे क्या सिविल सर्विस ने उसको थोड़े से बैक में जाकर के क्या किया, क्वेश्चंस पूछ लिया। तो क्वेश्चंस में यही पूछा है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल यानी कि जो 9वीं अनुसूची पेश की गई थी, उस टाइम पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यही बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। एक चीज और फ्रेंड, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप या तो आंसर पहले अपना आंसर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है तो आप अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके रखे, रजिस्टर लेके रखे, उस पर आप क्वेश्चन जैसे ही आपको स्क्रीन पे शो होता है तो पहले आप अपना आंसर लिखें, तब उसके बाद देखिए कि आंसर सही है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए। देखिए आर्टिकल 31B, देखिए जहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे सेक्शन हो गया 18, 19, तो ये ज्यादातर आपको किस में देखने को मिलेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखने को मिलेगा। अगर किसी आर्टिकल के बीच में आपको अल्फाबेट देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 31B है, 31B का मतलब है यहाँ पे इसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट करके क्या है, ऐड किया गया है। तो जो 9th शेड्यूल है यानी कि जो नौवीं अनुसूची है, उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में करके क्या है, ऐड किया गया था, जिसमें हम बात करते हैं जो रिड्यूस ऑफ स्कोप है जुडिशियल रिव्यू मैटर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जैसे कि इसमें जो जमींदारी था उसको एवोल्यूशंस कर दिया गया था। तो ओरिजिनली कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। जो 9th शेड्यूल था उसमें ओनली 13 एक्ट्स थे और रेगुलेशंस थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे बात करते हैं जो 2016 है तो उसमें कितने उसकी नंबर कितना रह गया है, 282 रह गया। तो इस वजह से क्या है, जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और एक चीज और याद रखिएगा कि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 50 और एक्ट इसमें बनाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि आपका जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2019 में। इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से बताना है। देखिए जब आपके पास ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपसे करेक्ट में पूछ रहा है, तो आपके पास 3 स्टेटमेंट है। एक चीज और, अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने 2022 में अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम दिया हो तो वहां पे उस टाइम पे देखना कि सिविल सर्विस ने क्या किया था कि जो एलिमिनेशन मेथड वाले ऑप्शंस थे उसको हटा करके उसको क्या कर दिया, पेयर में कर दिया। तो आप यहाँ पे जैसे करेक्ट ऑप्शन में पूछ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट पेयर में भी बदल सकते हो। जैसे कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। तो आप दोनों तरीके से क्या कर ले, ऑप्शंस टिक कर ले। मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड सिविल सर्विस में नहीं आया तो और किस एग्जाम में आपके लिए काम आ जाएगा। अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, अगर पेयर के फॉर्म में पूछता तो उसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड में ये फायदा था कि अगर आपको एक स्टेटमेंट नहीं मतलब आपको एक स्टेटमेंट पता है कि ये नहीं हो सकता है, आप उसके बेसिस पे क्या करते थे, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते थे। लेकिन पेयर के ऑप्शंस में यही है कि आपको तीनों स्टेटमेंट की क्या है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पार्लियामेंट है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट, यानी कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है वो किससे निकल के आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट 1959 के क्वेश्चन रिगार्डिंग से निकल के आ रहा है। तो वहां से पूछा जो एक्सएम यानी कि एक्सीमेट्स है, मतलब आप ये समझिए यानी कि जो लाभ के जो पद होते हैं उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किस ग्राउंड पे किया जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेस पे। यानी कि संसद जो अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 का जो लाभ के पद के आधार पर क्या है, कई पदों को यानी कि अयोग्यता से क्या है, छूट देता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंड 5 टाइम्स, यानी कि
अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इसको 5 बार संशोधित किया जा चुका है, 5 बार इसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको हमारे देश के संविधान में परिभाषित किया गया। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। पेयर के फॉर्म में देखो तो ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ओनली बी है ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी है ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखो तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप पेयर के मेथड से देखोगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। देखिए पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट जो 1959 है, इसमें जो प्रॉफिट पोस्ट है, यानी कि अगर आप कहते हो जैसे आप किस नाम से, हाँ, लाभ के पद के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशंस ग्राउंड का जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। अगर हम तीसरी ही स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो जिसमें तीसरा था वो क्या हो जाता, कैंसिल हो जाएगा। यही चीज आप इसमें क्या है पेयर वाले में नहीं कर सकते थे। तो इस बार सिविल सर्विस ने 2022 से क्या है जो एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चंस थे उसको हटा करके क्या कर दिया, पेयर्स वाले ऑप्शन डालने शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था 2019 में। देखिए इसमें पूछ रहा है कि with reference of legislative assembly of a state in India considered the following statement। अब इसका मतलब क्या है कि भारत में एक राज्य की विधानसभा के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना है, कंसाइडर्ड यानी कि विचार करना है। इसमें भी आपसे करेक्ट में ही पूछा गया, आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड तो आपको 2 स्टेटमेंट वाले में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें पेयर वाले ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो गवर्नर है वो क्या है, कस्टमरी एड्रेस कर सकता टू मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमिटमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। मतलब राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन के सदस्यों को पारंपरिक संबोधन कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन द पर्टिकुलर मैटर इट फॉलो द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। मतलब जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है तो वह उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन करना होता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अब कैसे पता चलेगा कि इसमें करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, तो जहां पे कंसाइडर आपको देखने को मिल जाएगा तो वहां पे मतलब मेनली आपको करेक्ट ऑप्शन ही बताने। ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2, ऑप्शन बी है 1 and 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब जैसे देखिए अगर हम गवर्नर की बात करते हैं वो एड्रेसेस कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर कमिटमेंट जो भी हमारा फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन। अब देखिए जनरल इलेक्शन, यहाँ पे जनरल इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या है इलेक्शंस के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्शंस किसे कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस किसे कहते हैं। तो देखिए इलेक्शंस को भी हमने क्या, देखिए मिड टर्म इलेक्शंस वो होते हैं जब स्टेट लेजिस्लेटिव डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाते तो वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल इलेक्शंस का मतलब है कि जब लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करके, अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है इलेक्शंस कमिश्नर के द्वारा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जनरल इलेक्शन। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या है एनालाइज करना है कॉन्सेप्ट को। तो देखिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जनरल इलेक्शंस के रिगार्डिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर एनालाइज करना है। तो गवर्नर क्या करता है, फर्स्ट सेशंस को कमिटमेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर का सम्मान कर सकता है। उसमें देखिए आर्टिकल 208 की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
A house of legislature of a state may make rules for regulating subject of the provisions of these constitutions. This procedure that uh, its procedure and the conduct of its business those is not mandated by the constitutions for state। मतलब इसका क्या, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 208 ये कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल मंडल का एक सदन इस संविधान के प्रावधान जिसकी प्रक्रिया और अनेक व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। इस प्रकार संविधान में राज्य विधानमंडल के लिए हमेशा ही लोकसभा के नियम का पालन करना प्रतिलिपि बनाना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत हो जाता है, तो केवल एक निकल के आता है। लेकिन अगर हम यूपीएससी के ऑफिशियली आंसर की बात करें तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, ऑप्शन सी लिखा हुआ था, यानी कि दोनों ही आंसर वहां पे करेक्ट थे। एक चीज याद रखिएगा कि जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या है, 3 लिस्ट देखने को मिलेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें क्या है कि यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग जो लिस्ट हैं तीनों लिस्ट में सब्जेक्टेड डिवाइडेड है कि यूनियन लिस्ट के पास कितने सब्जेक्ट में वो कानून बना सकता है, स्टेट के पास। तो लेकिन देखिए अगर हम यूपीएससी के फाइनल ऑफिशियली आंसर की बात करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन सी ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आप क्या मान के चलिए, ऑप्शन सी मान के चलिए। अगर आप लोगों के पास अगर इसकी लगता है कि नहीं ये ऑप्शन गलत है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी 2019 में ही पूछा गया था। इसमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एनिमिनेट पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। मतलब क्या है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और गहन राजनीतिक संबंध के बिना एक अलग व्यक्ति होना चाहिए या हाल के दिनों में राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहिए। अब आपको बताना है कि ये जो रिकमेंडेशंस दिया गया था किस कमीशंस के द्वारा दिया गया था और आगे में आपके पास क्या है, ईयर दिया हुआ है। जैसे कि पहला है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन जो कि 1996 में यानी कि 1996 में। दूसरा था राजमन्नार कमेटी 1969, सरकारी कमीशंस 1983 और डी है नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस 2000। अब आपको बताना है कि ये जो रिकमेंडेशंस दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि सरकारी कमीशंस के द्वारा ये रिकमेंड यानी कि जो एडवाइस था वो दिया गया था। देखिए अगर हम स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस की बात करते हैं, स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस डायरेक्ट आपको किस में देखने को मिल जाएगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक में ही देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट कहाँ से निकल के आ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत की ही बुक से पूछे जा रहे। तो इसीलिए ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं या जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, वो पहले ही रिकमेंडेट करते हैं कि अगर आपको इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़नी है तो आप किसको फॉलो करें, एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करें। क्यों? क्योंकि देखिए सारे जो एम पॉलिटी के क्वेश्चन है वो एम लक्ष्मीकांत से ही निकल करके पूछे गए। अगर हम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात करते हैं, जब गवर्नर के चुनने की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अडॉप्ट करता है फॉलोइंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो रिकमेंडेड किया गया था सरकारी कमीशन रिपोर्ट के द्वारा। कि इसमें कहा गया था ही शुड बी अ डिटैच्ड फिगर एंड नॉट टू, यानी कि उन्हें एक अलग व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की अस्थायी राजनीति से बहुत गहराई से वो जुड़े हुए नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, देखिए इसमें आपके पास 5 वो देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपके पास 5
बॉडीज देखने को मिल जाएगी। देखिए इन इंडिया यानी कि हमारे देश में विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब क्या है, भारत में कानून, बीमा, बिजली आदि के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्ण पुर्तगालियों की समीक्षा के निम्नलिखित में से क्या होता है। पहला था एडहॉक कमेटी जो कि सेटअप किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरा है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेट जो कि स्टैंडर्ड कमेटी। तीसरा है फाइनेंस कमीशन। चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। और फोर्थ है नीति आयोग। अब इन पांचों में से बताना है कौन इसमें से इंडिपेंडेंट रेगुलेट कर सकता है टेलीकम्युनिकेशंस, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 1, 3 and 4, ऑप्शन सी है 3, 4, 5, ऑप्शन डी है 2 and 5। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा, पहला दूसरा एडहॉक कमेटी से जो कि सेटअप किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरा था पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट जो कि रिलेटेड है स्टैंडर्ड कमेटी से। तो यानी कि पहला और दूसरा, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जैसे देखिए फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात करते हैं जो कि सेटअप किया गया था एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अंडर द जस्टिस ऑफ किसके अंडर में, तो बी एन श्री कृष्णा चेयरमैनशिप के अंडर में क्या है इसको सेटअप किया गया था। इसीलिए हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैंडेट किया गया था उसमें इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस को नहीं, रेगुलेटर को नहीं किया गया था। फिर देखिए बात करते हैं सिमिलरली जो रीजंस था एलिमिनेशन हम कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन, इसलिए हमारा तीसरा भी हट जाएगा। जो सेटअप किया गया था एक पीरियडिकली फॉर द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशंस बिटवीन यूनियन और स्टेट के लिए, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन जो सेटअप किए, तो जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया था वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया था। इसीलिए हम तीसरा भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा बी और सी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो जो नीति आयोग है वो हमारा क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नीति आयोग की अगर हम थिंक टैंक की बात करते हैं, जो पॉलिसी है वो एक एडवाइजरी है, यानी कि एडवाइस देने का काम करता है किसके लिए, सरकार के लिए। तो वो रिव्यू डेवलपमेंट कर, जो अगर हम इसकी रिव्यू डेवलपमेंट की बात करते हैं वो किस किस डेवलपमेंट किस किस डेवलपमेंट वर्क में वो काम करता है। तो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्रॉस जो पूरे भारत में। बट अगर हम रिव्यूइंग इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, जो रेगुलेशंस है वो नीति आयोग के अंदर में नहीं आता है। तो अगर हम नीति आयोग को भी क्या कर दे, एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर सिर्फ एक निकल के आता है ऑप्शन ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट यानी कि एडहॉक कमेटी जो कि सेटअप किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और दूसरा है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो इस वजह से आपको जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था 2019 में। देखिए आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहने वाली है। आज हम मेनली 17-18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशंस ऑफ लायबिलिटी। मतलब राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द यानी कि ट्रायनी ऑफ पॉलिटिकल रूल्स, यानी कि राजनीतिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा। ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ रेसिस्टेंट, यानी कि संयम का अभाव। ऑप्शन सी है अपॉर्चुनिटी टू बी वट एवर वन लाइक, यानी कि जो पसंद हो उसे करने का अवसर। ऑप्शन डी है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, यानी कि स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली।
अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, जो टर्म है लेविटी, यानी कि जो स्वतंत्रता शब्द है को शुरू में किसी व्यक्ति पर सभी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया था। इसे स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के रूप में क्या है जानने लगे। फिर देखिए स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभिक में बात करते हैं जो उदारवाद है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं रेसिस्टेंट, या आप ये कह सकते हो कि जो प्रारंभिक उदारवाद की जो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो क्या है उसमें समर्थन किया गया था। 19th सेंचुरी में बात करते हैं तो जो इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया, किनके द्वारा, जॉन स्ट्यूअर्ट, यानी कि अगर बात करते हैं जो राजनीतिक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको क्या है डिस्क्राइब किया था कि संयम एक बुराई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं उनके द्वारा जो एग्जामाइन किया गया था वो क्या किया गया था कि रेसिस्टेंट एक क्या है बुराई है। इसलिए अगर हम ऑप्शन डी क्या करते हैं, हमारा डी क्या बनता है, एक एप्रोप्रिएट आंसर बनता है। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, अलग बहुत से जो कोचिंग्स थे वहाँ पे आंसर बी बताया गया था। तो अगर हम बेस बात करते हैं किसके अनदर इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं तो वो डी बसु आपको ही होना, यानी कि डी बसु ही उसमें एक अन्य व्याख्या के आधार पर उत्तर बी होना चाहिए। तो इसको जो अभी आप राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये भी आंसर गलत है तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर सही है विथ एक्सप्लेनेशन उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि हमारी कंट्री के संदर्भ में, यानी कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नौकरशाही के लिए, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके लिए क्या है एप्रोप्रिएट है, यानी कि उपयुक्त है। जैसे कि पहला है अ एजेंसी वेंडिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि संसदीय लोकतंत्र का दायरा बढ़ाने वाली एक एजेंसी। बी है कि संघवाद की संरचना को मजबूत करने के लिए एक एजेंसी। सी है राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एजेंसी। और डी है सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी। अब इन चारों में से बताने कि हमारी कंट्री के रिगार्डिंग में, हमारी कंट्री के संदर्भ में कि ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। अब देखिए जो सेंट्रल लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसको तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जामिनेशंस के द्वारा जो ब्यूरोक्रेट इलेक्ट होकर आते हैं वो गवर्नर के द्वारा ही क्या होते हैं अपॉइंटमेंट होते हैं। वो इम्प्लीमेंटिंग करने का काम करते हैं, जो भी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट का ऑफ द डे। और अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो कम सुटेबल है। तो इसलिए जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आज जैसे देखिए पीसीएस के द्वारा क्या है स्टेट लेवल पे चुने जाते हैं। अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं वो स्टेट के सेंट्रल लेवल पे क्या करता है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को चुनता है, जिसमें हम मेनली आईएएस या आईपीएस की बात करते हैं या हम आईएफएस की बात करते हैं। तो ये सारी क्या होते हैं सेंट्रल लेवल के होते हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं जैसे कि आपका एसडीएम हो गया, तो स्टेट लेवल पे जो भी आपको देखने को मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था 2019 में ही पूछा गया था। देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहले अगर हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, एक पर्सन जो कि एलिजिबल है वोट देने के लिए कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट। मतलब कि भारत के संविधान के अनुसार वोट देने योग्य व्यक्ति को 6 महीने के लिए किसी राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य का सदस्य ना हो। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अगर हम अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो किसी अपराध
के लिए दोषी ठहराया गया और 5 साल के कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने से अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है। ये मतलब अयोग्य हो जाता है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2 एंड ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा, इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक ए और डी। अगर हम ए और डी की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब देखिए दो आंसर, एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं। तो अब अगर हम उस पर बात करते हैं, देखिए अगर हम एज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करते हैं कि यदि कोई पर्सन क्या है अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे कम से कम 2 साल के कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति ऐसी सजा का तरीका से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके बाद 6 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए अयोग्य बना रहेगा। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं जो हमारा रिप्रेजेंटेशंस पीपल एक्ट 1951 का है तो अस्थायी अयोग्यता का कोई खंडन नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और देखिए उत्तर की बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि एक सिटीजन जो कि एलिजिबल है वोट देने के लिए वो अटेंडिंग कर सकता है, यानी कि जो वोट देने की एज है वो कितनी है, 18 साल है। और 18 साल की बात करते हैं, लेकिन अगर हम मेंबर ऑफ विधानसभा की बात करते हैं उसके लिए मिनिमम एज कितनी है, 25 ईयर है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 164 क्लॉज 4 की बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक मिनिस्टर जो कि किसी भी पीरियड में 6 महीने के लिए क्या बन सकता है, अगर मतलब ये समझिए कि जो आर्टिकल 164 क्लोज 4 है उसमें कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने की किसी भी अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का क्या है सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर क्या है मंत्री नहीं रहेगा। तो अगर हम इसके अनुसार बात करते हैं, अगर अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो कुछ और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो 18 या 19 वर्ष का व्यक्ति जो वोट देने के लिए पात्र है यानी कि पात्र है भी क्या है कम से कम 6 महीने के लिए क्या है मंत्री बन सकता है। तो इसलिए पहला क्या हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएगा, यानी कि ए और डी दोनों आंसर इस पे सूटेबल बन रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपके अकॉर्डिंग अगर लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं दोनों ही स्टेटमेंट गलत है तो आप उसका भी आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर आंसर सही लगेंगे तो आपको जो स्लाइड है उसमें आपको के अकॉर्डिंग ही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सेप्शंस पे आपको 2 आंसर देखने को मिल जाएंगे, ए और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सन 2000 में। इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे पेयर वाले मेथड को यूज करेंगे। अब तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस ही सी थिंग्स फिट, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर संसद का सम्मान बुला सकते हैं जहां वह उचित समझें। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एक साल में, यानी कि एक साल में पार्लियामेंट के 3 सेशन कौन प्रोवाइड करता है, हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि जितने भी जो 3 सेशन है उसे कंडक्ट कराई जाए। तीसरा स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, यानी कि एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए आवश्यकता न्यूनतम दिन की कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है। अब इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, ऑप्शन डी है 2 एंड 3। पेयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ऑप्शन सी है ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको, इसमें भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ए एंड सी, यानी कि पहला एंड तीसरा और सिर्फ पहला। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 85 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, दोनों हाउसेस को, यानी कि ईच हाउस को क्या कर सकता है, किसी भी टाइम पे पार्लियामेंट के लिए किसी भी प्लेस पे जहाँ पे उनको ठीक लगता है वो क्या कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या बनता है, करेक्ट बनता है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें मेंशन नहीं किया गया है एनीथिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, एक साल में कितना पार्लियामेंट्री सेशन होगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं देयर इज सम एम्बिग्यूटी इन द थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यदि यूपीएससी इसकी, अगर हम इंटरप्रेट्स की बात करते हैं नैरो एंड इंटरगल सेंस, देन एक्सटेंट नंबर ऑफ डेज फॉर विच द पार्लियामेंट इज supposed to meet in a year is not mentioned in the constitutions and has third statement क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। मतलब कि देखिए अगर हम बात करें यदि यूपीएससी इसकी समीकरण और शताब्दिक अर्थ में व्याख्या करता है तो संसद को एक वर्ष में कितने दिनों के लिए मिलना चाहिए, इसकी जो सटीक संख्या संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। और इस पैटर्न पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 85, यानी कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 85 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि 6 मंथ के अंदर कम, यानी कि जो 6 मंथ के अंदर अंदर क्या है, नॉट इंटरवेंट द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में के आर्टिकल 85 में ये उल्लेख है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे सत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस खंडन की व्याख्या करते हुए इसका जो अनिवार्य रूप मतलब है कि जो आर्टिकल 85 है उसमें जो उल्लंघन को रोकने के लिए संसद को वर्ष में कम से कम 2 दिन बैठक करनी होगी। अगर इसमें इस पैटर्न से देखें तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। तो इसलिए भी आपको इसमें क्या है, 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए एंड सी। तो इसमें भी अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए सही है तो आप एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सही है यानी कि ऑप्शन सी है तो उसके लिए भी आप क्या है, अपना एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था 2000 में। तो देखिए इसमें बताया गया है कि किस मैटर में राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा के। जैसे कि ऑप्शन ए है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की बात में। दूसरा है अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है। तीसरा है द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब सरकार को हटाना हो। और चौथा मेकिंग कट मोशन, यानी कि कटौती प्रस्ताव बनाना। तो इन चारों में से बताने की कौन से ऑप्शंस में आपको इक्वल पावर देखने को मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा का। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 312, यानी कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वो क्या है, विद regards to the creations of all in राज्य ICS, यानी कि राज्यसभा has a SPO, the creations of राज्यसभा is a passing resolutions by a majority of 230 of the members presented and voting parliamentary may law create one or more all India services in national interest। so ये हमारा क्या बन जाता है, रॉन्ग हो जाता है। जी मतलब क्या है इसमें, देखिए हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 312 सभी राज्य के निर्माण के संबंध में राज्यसभा के पास राज्यसभा के निर्माण का आधार है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले 230 सदस्यों के बहुमत में एक प्रस्ताव पारित कर रही है और संसद कानून बनाकर एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो इसीलिए हमारा जो ए स्टेटमेंट क्या है वो क्या है, गलत है। लेकिन अगर हम आगे की बात करते हैं आर्टिकल 75 क्लॉज 3, यानी कि अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहरता
है, अतः इस संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। तो हमारा सी भी क्या हो जाता है, गलत स्टेटमेंट हो जाता है। कट मोशंस की बात करते हैं, जो अनुदान की मांग में मंत्रालय को आवंटित राशि को कम करने के लिए होता है, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा केवल कटौती प्रस्ताव के संबंध में क्या करती है, सिफारिश कर सकती है। तो हमारा डी भी क्या है, गलत है। लेकिन अगर हम संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में है, तो संविधान के तहत विधेयक को संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में और राज्यसभा लोकसभा के पावर के रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। तो आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है, अभी जस्ट बताया, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्नमेंट बाय डिफाइंड इज अ, यानी कि परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्नमेंट क्या है, यानी कि संवैधानिक सरकार क्या है। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी है पॉपुलर गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि विधायिका द्वारा सरकार, ऑप्शन बी है लोकप्रिय सरकार, ऑप्शन सी है बहुदलीय सरकार, ऑप्शन डी है सीमित सरकार। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट। अब बात करते हैं लिमिटेड अगर हम अपनी कंट्री में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो क्या है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, जिसमें पावर जो रहती है वो गवर्नमेंट के पास क्या है, लिमिटेड रहती है। जिसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो डिफाइन किए जाते हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। आपके पास ऑप्शन है अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशंस विद फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की एक प्रतिनिधित्व सरकार। दूसरा ऑप्शन कहता है अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय अ नॉमिनल पावर, यानी कि एक सरकार जिसके पास प्रमुख नाम मात्र की शक्तियां है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास अ गवर्नमेंट हु हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, यानी कि एक सरकार जिसके पास प्रमुख नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त है। तो एक ही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन डी है अ गवर्नमेंट लिमिटेड हैड द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके पास ऑप्शन डी। देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं वो एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम पावर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो वो क्या है, लिमिटेड है, जिसका मतलब फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में ही है। तो यानी कि सिमिलर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा इसका भी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था 2021 में। इसमें ये पूछा गया था कि एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी के कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, वह भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो ये सीधा सीधी आपका क्या बन जाता है, एक तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और यहाँ अगर हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो डीपीएसपी का क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसका जो राइट आंसर मिले, मतलब ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए है आर्टिकल 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 28, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32, ऑप्शन डी है आर्टिकल 44। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 14 की बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि अगर हम आर्टिकल 14 से 18 की बात करते हैं तो वो किस बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की। लेकिन अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सभी क्या है, बराबर है। तो अगर हम बात करें राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। इसलिए यदि अधिकारी को अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति दे दी गई तो
तो अनुच्छेद 14 का ही क्या होगा, उल्लंघन होगा, यानी कि एबोलिशन होगा। आर्टिकल 28 की बात करते हैं, वो किस बारे में बात करता है, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा फिट नहीं बैठता है। आर्टिकल 32 की बात करते हैं, रेमेडीज यानी कि राइट टू रेमेडीज का, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन होता है तो हम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बोथ गारंटियर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि वो हमारी क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट का गारंटियर है और हमारे फंडामेंटल का सुरक्षा का, हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ज्यादा सुटेबल क्या बनता है, 44 बनता है। अगर हम 14 बनता है। आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो वो क्या है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा गया था 2021 में। इसमें आपके पास पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन इंस्टेंटियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट्स अ फेडरल इन द कैरेक्टर, मतलब भारतीय राजनीति में इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि ये दर्शाता है कि हमारी कंट्री में फेडरल कैरेक्टर है। जैसे कि ऑप्शन ए है, द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज अ सेफगार्ड, यानी कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को क्या कर रखा है, स्वतंत्र सुरक्षित रखा गया। बी है, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट, यानी कि संघ विधानमंडल के घटक इकाइयों के प्रतिनिधित्व को चुनना। ऑप्शन सी है, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर रीजनल पार्टीज, यानी कि केंद्र मंत्रिमंडल के क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। चौथा है, फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि मौलिक अधिकार कानून के न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने के योग्य है। तो इन चारों में से बताना है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो कि ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि हमारी कंट्री में, हमारी पॉलिटी में क्या है, फेडरल कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी किया गया है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री में क्या है, फेडरल कैरेक्टर है। कॉन्स्टिट्यूशंस एस्टेब्लिश की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ही क्या है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। और कोर्ट का जो हेड है वो किसको रखा गया, सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, जो कि सेटल डिस्ट्रीब्यूट को क्या कर, जो भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है उसको क्या करता है, रिजॉल्व करने का काम करता है। अगर हम अपनी कंट्री के फेडरल फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए डबल पॉलिटी आपको देखने को मिलेगा, यूनियन एट द स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट इज द, यानी कि आपको क्या है, एक तरीके से आपको यहाँ पे डबल देखने है। वैसे अगर हम 3 लेवल पे गवर्नमेंट देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा एक सेंट्रल लेवल पे, दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेवल पे, तीसरा आपको लोकल लेवल पे देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का एक लिखित संविधान है। डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है, 7th शेड्यूल में जो दोनों की पावर है वो क्या है, डिवीजन किया गया। सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। रेगुलेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को संशोधन करना काफी ज्यादा क्या है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है। हमारी कंट्री के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो आपको बाइकैमेरिकल देखने को मिलेगा, यानी कि 2 हाउसेस देखने को मिलेगा, राज्यसभा और लोकसभा, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए ज़्यादा सुटेबल है, कि हमारी कंट्री को इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक फेडरल कैरेक्टर है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है, वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम द मॉडल, यानी कि इसमें ये करा है हमने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश मॉडल के बेस पे अडॉप्ट किया है, लेकिन कौन सा मॉडल है जो हमारे ब्रिटिश मॉडल से अलग करता है। जैसे कि पहला है, जहां तक कानून का सवाल है ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या प्रभु है, लेकिन भारत में कानून बनाने की जो संसद की शक्ति सीमित है, पहला। दूसरा कहता है भारत में जो संसद की किसी अधिनियम को संशोधित की जो संवैधानिकता के संबंध में मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही क्या संविधान पीठ को भेजा जाता है। अब इन दोनों में से बताने कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ब्रिटिश मॉडल से हमारे मॉडल को क्या करता है, अलग करता है। ऑप्शन ए है,
ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 1 एंड 2, ऑप्शन डी है ना तो पहला ना तो दूसरा। इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यूनाइटेड किंगडम के संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के सिद्धांत पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री में बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री क्या है, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी, सॉरी, अगर हम यूके में बात करते हैं तो पार्लियामेंट क्या है, एक सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है जो कि क्रिएट करता है और एंड कोई भी कानून को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में क्या है, क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसके द्वारा क्रिएशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट की बात करते हैं वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू हमारी कंट्री के पार्लियामेंट से, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो नियरली बात करते हैं 70 ईयर अलॉन्ग हिस्ट्री, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटअप किया गया था एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच जो भी केस टू केस ये डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ को, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या बन जाता है, करेक्ट बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2021 में पूछा गया था। देखिए इसमें पूछा गया केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, जैसे हम बात करते हैं जो एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, अय्यर कमेटी जो सजेस्टेड किया गया था डेट मिनिस्टर्स एंड द सेक्रेटरी वी डिजाइंड सोलिली फॉर प्योरिसिंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। मतलब एन गोपाल स्वामी अय्यर सीमित समिति ने सुझाव दिया था कि एक मंत्री और एक सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने और इसे बढ़ावा देने के लिए नामांकित किया जाना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर सामरिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में रखा गया। तो दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 एंड ना तो 2। तो राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं रैंडम, अगर जनरल नॉलेज की बात करें, अगर साधारण सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो जो एन गोपाल स्वामी अय्यर थे उनके द्वारा अगर हम बात करते हैं, जो अय्यर 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था, नियुक्त भारतीय संविधान की 7 सदस्य मौजूदा समिति का क्या थे, वो एक हिस्सा थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर ने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी को पूर्ण गठन में मंत्रालयों को सामूहिकीकरण, कर्मियों की क्षमताओं में सुधार और O&M डिवीजन के कामकाज में भी सुधार की सिफारिश की थी। अगर हम पहले बात करते हैं, जो हमारे फर्स्ट ARC के द्वारा जो सजेस्ट किए गए थे, जो भी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी थे, उसमें ये कहा गया था कि जो डिजाइन है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सोलेली फॉर प्योरिसिंग सब्जेक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और प्रमोटिंग देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या बन जाता है, आगे के देखते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहीं पे गलत है। फिर देखिए बात करते हैं अगला, जो हमारा पहला स्टेटमेंट और क्यों इनकरेक्ट, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कंस्टिट्यूट जो किया गया था वो 1970 में किया गया था, जो कि रिकमेंड और किसके रिकमेंडेशंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन 1966 के रिकमेंडेशंस पे, जिसमें इसमें बात करते हैं, इसमें ये सिफारिश की इसमें जो बात करते हैं, इसमें बात करते जो 1966 में जो सिफारिश पर किया गया था और इसे कैबिनेट सचिव के अधीन रखा गया था, ना कि प्रधानमंत्री के। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं PMO के अधीन इसका क्या है, रखा गया, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। यानी कि हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या बनता है हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लीट कर लिया है। अगला जो अब आपको सीरीज देखने को मिलेगा वो मिलेगा जुडिशरी एंड लीगल राइट का।
तो यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में जो हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक, में हिस्ट्री हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री में हमने टोटल 556 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके बाद एम लक्ष्मीकांत अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत में हमारा भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चैप्टर 56 चलेगा, जो कि हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बाद क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वो सारी वीडियो क्या है, अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।